हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश पांडे है। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2019 में ऑल ओवर इंडिया 32 रैंक हासिल किया है। इस बार मैं आप लोग के साथ दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस फॉरेस्ट एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर आता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के साथ ही होता है और इसके लिए 10 से 12 नंबर कट ऑफ आपको ज़्यादा लाना पड़ता है ताकि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एलिजिबल हो पाएँ। और बात करते हैं कौन इनके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी केवल साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है, वही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद आता है मेंस। मेंस होता है 6 पेपर, जिसमें 6 के 6 पेपर ही कंपलसरी होते हैं। इन 6 कंपलसरी पेपर को सभी के मार्क्स जुड़ते हैं और फिर उन सभी के मार्क्स जुड़ करके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ आपकी रैंक आती है। तो ये 6 पेपर हैं कौन से? पहला है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर इसमें 300 नंबर का होता है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं ताकि आप अच्छे रैंक ला पाएँ। फिर जीके का पेपर होता है, जनरल नॉलेज। वो अगेन सिविल सर्विसेज के जीएस बेस्ड पेपर होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी चीज़ आती है। इन सभी को आपको रिटन पेपर होगा, 3 घंटे का एक पेपर, और आपको इसको सभी में नंबर लाके जो टोटल नंबर बनता है वो आपका मेंस का मार्क्स कहलाएगा। इंटरव्यू होता है 300 मार्क्स के। उसमें आपको आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, पर ये टेक्निकल सर्विस होने के नाते इसमें आपसे बहुत ज़्यादा ऑप्शनल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि वाई फॉरेस्ट सर्विसेज। तो आपको ये ओवरऑल प्रिपरेशन में इन चरणों के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस पेपर में प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। सिविल सर्विसेज के कट ऑफ से भी ज़्यादा 15-10 नंबर ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपको इसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें ले आ पाएँ। इसके लिए मेरा मानना है कि तीन तरीके आपके एग्ज़ाम के 3 चरण होने चाहिए। पहला होता है कि स्टैटिक में आप सारी जो पार्ट हैं, जो बुक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ हैं, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हैं। इन सब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करके इनके नोट्स के साथ अगर आप तैयार कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। फिर अगर आपका स्टैटिक पार्ट अच्छा होता है, उसके बाद आप आते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट पे। करंट अफेयर्स किसी भी कोचिंग को आप कर सकते हैं, पर मोस्ट ज़्यादा जो मार्केट्स में है वो है विजन आईएएस के, फोरम के, इन सब कोचिंग के खुद के करंट अफेयर्स होते हैं जिनको आप मंथली कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से एक किसी को डेली पढ़ना होगा ताकि आपका करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहें और इसकी प्रिपरेशन होती रहे। तो आपका हो गया स्टैटिक्स का पार्ट, देन करंट अफेयर्स, एंड आफ्टर दैट इट कम्स डाउन टू टेस्ट सीरीज़। आपको किसी भी अच्छे टेस्ट कोचिंग सेंटर से टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि उससे आपको परीक्षा के बारे में पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल पे होनी चाहिए और लोगों के कितने लगभग पेपर के डिफ़िकल्टी के हिसाब से मार्क्स आते हैं, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे। तो ये टेस्ट का बहुत ही अहम पार्ट है। तो प्रीलिम्स के लिए 3 जो पार्ट मैंने बताया, एक है स्टैटिक्स पार्ट, उसमें आपके सारे अपने बेसिक बुक्स आपको कवर करने होते हैं। अगर आपके नोट्स होंगे तो आप ज़्यादा उसको कंसोलिडेट कर पाते हो, बार बार रिवाइज़ कर पाते हो। रिवीजन इज़ द की फॉर प्रीलिम्स। तो स्टैटिक्स का पार्ट है, देन करंट अफेयर्स का पार्ट है, जिसमें आप किसी भी कोचिंग का अच्छा मटेरियल उठा करके, जैसे PT 365 आता है विजन आईएएस का या फोरम आईएएस का, आप इसको कर सकते हैं और इसको आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं करंट अफेयर्स में। एंड देन आता है टेस्ट सीरीज़। किसी भी अच्छी कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज़ करो, उसमें अपने आप को जज करो ताकि आपके प्रिपरेशन के बारे में आपको पता लगता रहे। ये हुआ आपका प्रीलिम्स का पार्ट। पर एक बार प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बेसिक ही हो जाती है, फिर आपका सबसे बड़ा की जो है वो होता है रिवीजन। बिना रिवीजन के आप जो भी इतनी चीज़ें प्रीलिम्स में पढ़ी गई हैं वो आप याद नहीं रख पाते, रिटेन नहीं कर पाते। तो आपको ये रिवीजन पेपर के 1 महीने या 1.5 महीने पहले से आपको रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटजी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि 1.5 महीने पहले तक आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। अगर 1.5 महीने पहले आपका स्टैटिक प्रीलिम्स एंड स्टैटिक्स करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट होता है, तब आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाओगे।
और उसका रिवीजन अच्छे से करोगे तब कहीं जाके आपके 115 प्लस मार्क्स बनेंगे या 120 प्लस मार्क्स बनेंगे, तब आप कहीं जाकर फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो गए। ये हुआ आपके प्रीलिम्स का पार्ट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे मेंस की। सिविल सर्विसेज मेंस की तरह यहाँ पे मेंस काफ़ी अलग होता है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज मेंस का में आपको जीएस के 4 पेपर होते हैं, बट यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आपके 6 पेपर होते हैं, इंग्लिश पेपर होता है। इंग्लिश पेपर के बारे में मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि इंग्लिश पेपर बहुत ही स्कोरिंग पेपर हो सकता है। कई बार लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलने की वजह से इसकी फॉरेस्ट का मेंस नहीं हो पाता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने इंग्लिश के जो पेपर होता है उसका 2 साल का पेपर, पिछले 2 साल के पेपर आप लोग निकाल लो और फिर उसको देखो कि कैसे पेपर आते हैं। आपकी सारी पेपर जो ये इंग्लिश का है वो आपके एक्यूमुलेटेड नॉलेज पे होगा, जैसे कि ऐसे आपके एक्यूमुलेटेड नॉलेज पे होता है। उसके बाद होता है आपका उसमें रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और दूसरे जो ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं वो आप इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। आपको लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है। आप उस पे जाइए, आप उसका प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी देखिए और आपको पता लगेगा कि हाँ, ये सब सारी चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर हो जाएंगी इंटरनेट के थ्रू। आपको कोई स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत नहीं, किसी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आप खुद में प्रैक्टिस करके इंटरनेट के थ्रू इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें जनरली लोग 160 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, फिर उनका इससे अच्छा ओवरऑल मेंस में बहुत मदद मिलती है। फिर आता है आपका जीके पेपर। जीके पेपर भी 300 नंबर के होते हैं इंग्लिश पेपर की तरह। जीके पेपर में इसमें काफ़ी स्टैटिक हैवी होता है। आपको करंट अफेयर्स की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं होती। केवल साइंस एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स छोड़ के आपके सारे करंट अफेयर्स, आपके सारे पार्ट जो जीएस के होते हैं, जीके के होते हैं, वो स्टैटिक बेस्ड होते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे वो बुक्स से आएंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी बुक्स से आएंगे। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि करंट अफेयर्स का पार्ट अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी इसमें नहीं रखते, आप अपने स्टैटिक के बेसिक बुक्स को कवर करके जाते हो और 3 घंटे में 24 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करके जाते हो, तो ज़रूर ही इसमें आपके 150 एंड प्लस मार्क्स अगर बन जाएंगे तो ये बहुत ही डिसेंट स्कोर है। तो आपको ये इसको तैयार करके जाना है कि 150 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं, तब कहीं जाके आप वहाँ पे फाइट कर पाओगे। और वो कैसे आने हैं, वो आपके बेसिक के सारे जो बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इतनी सारी चीज़ें आती हैं आपको और ये सब सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें ही कवर करती हैं। आप जाके एक बार सिलेबस देखिए और इन सब सारी चीज़ों का, और फिर इसको आप प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आपने इसमें खुद के नोट्स बनाए हैं सारे स्टैटिक के, तो वो आपको बहुत ही मदद कर सकता है। इसके लिए आप किसी भी टेस्ट कोचिंग के मेंस की टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, जिसके कि शुरू के 20 से 25 टेस्ट में स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाता है। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का जीके का पार्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। इंग्लिश का हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमने डिस्कस किया जनरल नॉलेज का पार्ट। अब आते हैं दो पेपर और एक ऑप्शनल के ऑप्शनल 1 के 2 पेपर एंड ऑप्शनल 2 के 2 पेपर। ऑप्शनल 1 मेरा फॉरेस्ट्री था। फॉरेस्ट्री के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि उसके लिए एक किताब मणिकंदन काफ़ी कुछ है। मणिकंदन में आपको अगर कवर टू कवर सब कुछ पढ़ लेते हो और उस बुक को आप अपना सारा नोट्स खुद से बना लेते हो उस बुक का, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आप मार्केट में जाओगे तो आपको ढेर सारी बुक्स मिलेंगी, पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको जाके प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर ले आने हैं, आप उसमें देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मणिकंदन की बुक ले आनी है। मणिकंदन की बुक से आप कवर टू कवर आप उसको सारा पढ़ जाओ और उसके नोट्स खुद से बनाओ, क्योंकि बुक में थोड़ा सा हैफेजार्ड है, उसमें अनअरेंज्ड है। आप अगर उसको सही से नोट्स चैप्टर वाइज सही से बना लेते हैं और ये भी देख के कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप 230 to 40 मार्क्स ले आ सकते हैं अपने 500 में से। इसी रेंज में मुझे भी मिले थे और मैंने अपने खुद के नोट्स इस बुक से बनाए थे, तो उसमें मुझे बहुत मदद मिली थी। नाउ ऑप्शनल 1 के बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल 2, जो कि मेरा फिज़िक्स था। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मेरा इसमें मास्टर्स था आईआईटी दिल्ली से, तो इस सब्जेक्ट को लेने में मुझे कोई हिचक नहीं हुई। मेरा इसमें प्रिपरेशन था।
बट हाँ कि अपने आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी और यहाँ ऑप्शनल की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। पेपर की मांग डिफरेंट होती है, तो आपको हर मेंस के सारे पेपर के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर देखने चाहिए। फिज़िक्स के लिए मैं फिर से यही कहूँगा कि 5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर आप ले आओ, उसको आप सॉल्व करो और बुक्स की हेल्प से एक बार वो आपको सॉल्व हो जाते हैं तो उन 5 साल के पेपर सारे रिपीट होके आने वाले हैं। 60 to 70% पेपर विल बी रिपीटेड इफ़ यू कैन डू इट वेल। 5 साल के पेपर अगर आप अच्छे से लगा सकते हो तो आपको काफ़ी स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। तो और इसके लिए भी बुक्स की मैं अलग से आपको वीडियो बता दूंगा, जिसमें आप सारी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि आपको कौन सी क्या बुक पढ़नी है, क्योंकि आप अगर मास्टर्स लेवल की बुक पढ़ते हो तो आपको उसमें ज़्यादा काम नहीं आने वाली, क्योंकि सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो फिज़िक्स ऑप्शनल की मांग है वो बहुत ही अलग है आपके एकेडमिक बुक्स के हिसाब से। तो इस पेपर को आप पहले ले आइए, प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी बेसिक किताबें आपको पढ़नी है। उसको भी मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ कि कौन सी बेसिक किताबें फ़िज़िक्स के लिए हैं। हाँ, एक पूरे इंडिया में एक ही कोचिंग सेंटर भी है वाजपेयी सर की, जो कि फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। तो फिज़िक्स का अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते तो वाजपेयी सर की कोचिंग का आप हेल्प ले सकते हो। ही इज़ अ गुड गाइड इन फिज़िक्स प्रिपरेशन। तो ओवरऑल फिज़िक्स में आपको मार्क्स बहुत स्कोरिंग लाने होंगे, तब कहीं जाके इसमें भी अगर आपके 230 से 40 नंबर बनते हैं तब आप बहुत अच्छा सारे सब्जेक्ट्स का मिला के आपके पूरे ओवरऑल मेंस के स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है चरण, हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का। इंटरव्यू किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या तो फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कौन सा रैंक पाओगे। अगर इंटरव्यू आपका एवरेज रहा तो हो सकता है आप बॉटम रैंक में रह गए डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड मार्क्स इन मेंस। सो आपको इंटरव्यू के लिए पूरे स्ट्रेटजी से तैयारी करनी होगी। इंटरव्यू के लिए आप कर क्या सकते हो, इंटरव्यू के डेट्स आते ही आपको पहली बात तो जब तक इंटरव्यू के डेट्स आ नहीं रहे हैं तब तक आपको करंट अफेयर्स को अपना पूरा प्रिपरेशन रखना है। इंटरव्यू में आपको आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं, पर ये फॉरेस्ट सर्विसेज थोड़ा सा टेक्निकल सर्विस होने के नाते इसमें आपको नॉलेज भी फिर से चेक की जाती है कि फॉरेस्ट्री में आपका कितना नॉलेज है, आपका कितना उसमें इंटरेस्ट है। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो तो ऑप्शनल हैवी था, फॉरेस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरी पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन मेरी पर्सनालिटी से ही स्टार्ट हुआ था और वो थोड़ा सा इजी शुरू में हो गया था, तो मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा और मुझे 195 मार्क्स मिले थे, विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर इन फॉरेस्ट्री इंटरव्यू। सो आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स वगैरह तैयार करते रहो। जब भी इंटरव्यू की फेज़ आ जाए, इंटरव्यू के फेज़ में करंट अफेयर्स तैयार रहेंगे तो आपको वहाँ आंसर प्रेजेंट करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद आप 2-4 मॉक दे सकते हो, कोचिंग वगैरह कराते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करेंगे आपको एक्चुअल सिचुएशन के लिए। तो वो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मॉक देना बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसमें आपकी झिझक खुल जाएगी और आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर पाओगे। तो आप मॉक की प्रिपरेशन कोचिंग वगैरह से कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कोचिंग है जो कि इसके लिए गाइड करती हैं आपको। और एक बार आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो गए तो इंटरव्यू में भी आप अपने ऑप्शनल को यहाँ अच्छे से तैयार करके जाना, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, फिज़िक्स हो और एनी अदर हो, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। और जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, करंट अफेयर्स तैयार रहेगा तो एक वहाँ कॉन्फिडेंस जो आता है उससे आपको के चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा और वो आपको मार्क्स फेच करने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू का स्ट्रेटजी। अब मैं इस सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों फॉरेस्ट सर्विस लेना चाहिए और किसी भी एक साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए ये क्यों बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन है। क्योंकि ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इसी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी एक ऑल इंडिया सर्विस है। इसमें आपको उतने ही पर्क्स, इतने ही सैलरी और उतने ही फ़ायदे मिलेंगे जिससे जो कि एक इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स को मिलते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस बेनिफिट्स बट इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द कैंडिडेट्स।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में लोगों के मिथ्स भी होते हैं कि ये जो पोस्टिंग होती है मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज़ में होती है। ऐसा नहीं होता। ये आपका ऑफिस जो होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होगा, जहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर के भी ऑफिस होते हैं। तो इन सभी के साथ आपका रहना होगा, बट आपका रेंज जो होगा, आपके जो फील्ड होगा वो आपका फॉरेस्ट एरिया होगा। आप इन्वायरमेंटलिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हो, वहाँ पे आपके एरिया में या आपके फॉरेस्ट एरिया में आप ही सबसे बड़े ऑफिसर होगे। सरकार आपके थ्रू ही वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स, ट्राइबल के लिए डेवलपमेंट वर्क्स या कोई भी एक कंजर्वेशन वर्क आप ही के थ्रू वहाँ से अप्रूव होगा और आप उसके एक बहुत बड़े सहभागी होंगे। कंजर्वेशन और जलवायु परिवर्तन, सभी को हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उस हिसाब से इस सर्विस में आपका आगे के लिए भविष्य में बहुत बड़ा रोल बढ़ने वाला है। और जहाँ तक कि मैंने सुना है, वहाँ पे इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ के सेकंड नंबर पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ही ऑफिसर सबसे ज़्यादा अभी डिप्यूटेड हैं। और इसमें करियर प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। सर्विस कंडीशंस आपके लाइफ में बैलेंस बना सकती है, क्योंकि इसमें आपको उतना ज़्यादा लोगों से डीलिंग थोड़ा नहीं होगा जितना एक आईपीएस या एक आईएएस में होता है। बट आपको पर्क्स सारे वही मिलेंगे। आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। आप अगर नेचर को एंजॉय करना चाहते हो तो उससे अच्छा ये आपको मौका नहीं मिल सकता। इसके बावजूद भी लोगों में अभी इसके बारे में जागरूकता कम है। तो मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, जो कि पहले माओइस्ट इन्फेस्टेड एरिया भी था, बट आज वो माओइस्ट एक्टिविटी वहाँ पे कम है। बट इतने हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुँच पाया कि इसमें मैंने इंटरनेट का माध्यम लिया, मेरे साथियों ने मेरा मदद किया, मेरे यहाँ दिल्ली में आके मैंने प्रिपरेशन की, उससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। तो मैं सभी से आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कोई भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स इसको ट्राई कर सकता है, इसमें अपना करियर बना सकता है और इसमें सारे जो करियर प्रोग्रेशन एंड बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर सकता है। ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, like एक IAS and an IPS. Last but not the least, I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me this opportunity to share my views and strategy with you all. Thank you.